क्लास में फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर शुरू करना है आज। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहला चीज ये जानना जरूरी है, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। थर्मोडायनामिक्स ये यूनिट है। अब इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक है, कुछ चैप्टर्स है, उन सभी चीजों को बारी बारी समझना है। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा की गति की क्रिया ऊष्मा गतिकी के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो जानना है, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा को अंग्रेजी में हीट कहते हैं और ऊष्मीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मा किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा इसका सिंपल सा ये हो जाएगा कि कोई भी पदार्थ है, वह पदार्थ किससे बना हुआ है, अणु से। पदार्थ में जो अणु पाए जाते हैं, उन अणुओं में निरंतर एक गति पाई जाती है जिसको ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति के नाम से जाना जाता है। इस दोलनी गति के कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। पदार्थ के अणुओं में क्या पाई जाती है, दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। और फिर दोलनी गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा का जो अमाउंट है, इसका जो परिमाण है, इसी को ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। ये जो ऊष्मा है, ये जो गतिज ऊर्जा है, यह गतिज ऊर्जा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो हम इसकी एक दूसरी परिभाषा बता सकते हैं, संपर्क में स्थित दो पिंडों में संचरित ऊर्जा का परिमाण, संचरित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। अब यदि इसको मापने लग जाते हैं, कितनी ऊर्जा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आती है, तब उससे ताप प्राप्त होता है। तो पहले तो हम यहां समझेंगे कि पदार्थ के अणुओं में पाई जाने वाली दोलनी गति के कारण उपस्थित गतिज ऊर्जा को ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी ही रिफर करता है हीट एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी किसकी, मॉलिक्यूल की। किसके कारण, ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें ऊष्मा को मापा कैसे जाता है। ऊष्मा
का मात्रक, तो एक मात्रक हम सीजीएस प्रणाली में देखेंगे जो कैलोरी होगा। ऊष्मा का मात्रक सीजीएस प्रणाली में कैलोरी। ये एक कैलोरी ऊष्मा कितनी होती है? एक कैलोरी की परिभाषा होगी 1 ग्राम जल के, 1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को कैलोरी कहते हैं। यानी ताप किसी भी वस्तु का बढ़ेगा चाहे घटेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? ऊष्मा। अब ये ऊष्मा की जिम्मेवारी है कि किसी पदार्थ के ताप को बढ़ा देना या किसी पदार्थ के ताप को घटा देना। तो इसके आधार पर भी हम ऊष्मा की परिभाषा दे सकते हैं कि तापांतर प्रदान करने में सहायक ऊर्जा के परिमाण को ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। यानी ऊर्जा का वह अमाउंट जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करता है। अब यहां कैलोरी की परिभाषा हम 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री, मतलब 1 डिग्री डिफरेंस बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा में ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को कैलोरी कहते हैं। अब कैलोरी के बाद, ये सीजीएस प्रणाली के बाद एक मात्रक दूसरा जानना है, एमकेएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली के बाद एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक हो जाएगा, तो बस खाली किलो यहां लगा देंगे कैलोरी के बगल में, तो ये हो जाता है किलो कैलोरी। और जब किलो कैलोरी हो जाएगा तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां ग्राम बोलते हैं वहां किलो बोलेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं होगा, सेम। 1 किलोग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को किलो कैलोरी का, तो ये किलो कैलोरी की परिभाषा हो जाएगी 1 किलोग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को किलो कैलोरी कहते हैं। इसके बाद एक तीसरा मात्रक जूल है। इसके बाद एक मात्रक है ब्रिटिश मात्रक थर्मल यूनिट।
उस मात्रक का उपयोग सिर्फ इंग्लैंड में, फ्रांस में होता है, लेकिन तुम लोगों को जो मुख्य रूप से मात्रक समझना है वो क्या है, ये जूल है, और जूल से छोटा फिर आता है तो अर्ग भी होता है। इसमें जूल जो मात्रक है ये कौन प्रणाली में, SI सिस्टम में, SI प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक जूल रखा गया। अब ये जूल कितना होता है, तो 4.18 जूल, 4. इसी से कैलोरी बनती है, 1 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी। तो जो जूल मात्रक है वो कैलोरी से छोटा हुआ कि बड़ा हो गया, छोटा, जूल छोटा हो गया, 1/, हो रहा है। ये 4.18 होने का मतलब है, तुम लोग कभी विशिष्ट ऊष्मा पढ़े, विशिष्ट ऊष्मा 4180, जल की विशिष्ट ऊष्मा 4180 होता है। तो 4180 है, यही किलो से ग्राम बनेगा, ये किलोग्राम में है, ग्राम बनेगा तो 1000 से भागा हो जाएगा, तो 4.18 बनता है। तीनों उतार लो, ऊष्मा का मात्रक ये तीनों हो गया। अब इसके बाद यहां से ताप पढ़ना है। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, मान लो कि कोई गर्म वस्तु गिलास में चाय दिया गया, हम गिलास को छूते हैं तो गिलास भी थोड़ी गर्म महसूस होती है, तो इसमें ताप समझना है। गिलास में जो पहले चाय में जो ऊष्मा थी वो ऊष्मा ट्रांसफर किया गिलास में आ गया, और गिलास में फिर टोटल ऊष्मा नहीं आई, तब तक आते रहेगी जब तक कि गिलास और चाय दोनों समान ऊष्मा को धारण ना करें। जैसे गिलास में चाय रख दिया गया, चाय गर्म, ये चाय जब गर्म है तो इसके पास कुछ ऊर्जा है, मान लो कि इसकी ऊर्जा है x जूल, और बर्तन का जो दीवार है, गिलास की जो दीवार है उसके पास भी कुछ ऊर्जा है, वो ऊर्जा है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। अब सोचो कि दोनों में से सीधा एक गिलास रखा हुआ है तो गिलास की ऊर्जा जरूर कम है, ठंडी लग रही है गिलास छूने से, यानी गिलास की ऊर्जा कम है, चाय की ऊर्जा ज्यादा है, तो हम यहां लिखेंगे x1 ग्रेटर देन x2। अब कितनी ज्यादा है, तो x1 में x2 को घटाएंगे, ये डेल x निकलेगा। अब इससे गिलास में आने लगेगी, गिलास में ऊर्जा आने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा या ऊष्मा या विद्युत धारा या आवेश
या तो पानी जिस तरह ज्यादा से कम की ओर बहता है, उसी तरह यहां ऊष्मा भी ज्यादा से कम की ओर बहेगा। ऐसे यू आकार की एक नली है, ऐसे एक नली है, और इस नली में यहां तक पानी है, इधर यहां तक पानी है, और इस नली में यहीं तक पानी है। अब बीच में एक रोंदनी लगी हुई है नल जैसा, इसको हम खोलते हैं तो ये इधर से पानी ए नली के तरफ यहां तक है और बी नली के तरफ यहां तक है। जब हम खोलते हैं तो इधर से पानी इधर चढ़ने लगेगा और तब तक पानी इधर जाएगा जब तक दोनों तरफ पानी का लेवल बराबर न हो जाए। एक तरफ से पानी का लेवल घटेगा तो दूसरी तरफ पानी का लेवल, और जहां जाके बराबर हो जाता है वहां से पानी का बहना बंद हो जाए। उसी तरह चाय से ऊष्मा यानी ऊर्जा गिलास के दीवार में आने लगी तो गिलास के दीवार की ऊष्मा बढ़ने लगी और चाय की ऊष्मा घटने लगी। जब दोनों बराबर हो गया तब फिर चाय से गिलास में ऊष्मा आना बंद हो। अब हम गिलास को छू देते हैं तो गिलास की ऊष्मा ज्यादा है और हमारे हाथ की ऊष्मा कम है, तो गिलास से ऊष्मा आने लगेगी हमारे हाथ में। तो गिलास से ऊष्मा जब हाथ में आने लगेगी तो जैसे जैसे हाथ में ऊष्मा आते जा रही है वैसे वैसे गिलास के दीवार की ऊष्मा कम होते जा रही है। तब फिर चाय से ऊष्मा निकल के गिलास के दीवार में फिर डिफरेंस होगी। पहले ये चाय का ऊष्मा का लेवल और ये गिलास का ऊष्मा का लेवल ऐसे था। चाय से ऊष्मा निकलने लगी, गिलास में ऊष्मा आने लगी तो ये नीचे होने लगा और ये ऊपर होने लगा। जहां जाके बराबर हो गया फिर ऊष्मा का ट्रांसफर होना, ऊष्मा का संचरण होना बंद हो गया। अब इसको कोई छू रहा है तो उसके शरीर में ऊष्मा जा रही है तो फिर ये ऐसे हो रहा है, फिर ये डाउन हो गया तो ये ऊंचा ही रह गया तो फिर इससे ऊष्मा आने लगेगी। यानी गिलास में चाय रखी हुई है तो ठंडी हो रही थी, हम यदि उसको ऐसे छू देंगे और कुछ देर खाली पकड़े रहेंगे तो ठंडा होने का रेट उसका और बढ़ गया और जल्दी अब ठंडी हो। ऐसे तो हम नहीं छू रहे थे तो गिलास को हवा तो चारों तरफ से छू ही रहा था, वो तो ठंडा कराइए देगा, और हवा भी छू रही थी और हम अब छूने लगे तो उससे और ज्यादा डिफरेंस बढ़ गया। जिस तरह पानी के नाले से पानी बह रहा है तो नाला को ज्यादा खोल देंगे तो ज्यादा पानी भागने लगेगा, उसी तरह हम ज्यादा कांटेक्ट पकड़ लेंगे गिलास का, हम दोनों हाथ से गिलास को ऐसे पकड़ लेंगे तो ज्यादा मात्रा में ऊष्मा गिलास के दीवार से हमारे हाथ में आने लगेगी तो चाय जल्दी तेजी से ठंडी होने लगेगी। तो द ट्रांसमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द ट्रांसमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी चाय से दीवार में कितनी ऊष्मा ट्रांसमिट हुआ, या तो फिर चाय से गिलास के दीवार में कितनी ऊष्मा आई, यदि उसको नाप लिया जाएगा तो वो ताप कहलाएगा। और यदि गिलास के दीवार को छूते हैं तब कितनी ऊष्मा हमारे हाथ में आ रही है उसको हम मीजर कर लेंगे, नाप लेंगे तो उसको ताप कहते हैं। कोई गर्म वस्तु को छूते हैं कहते हैं बहुत ज्यादा गर्म है, तो बहुत ज्यादा गर्म है का मतलब बहुत या कम क्या है, मीजरमेंट है, माप है। हम बहुत गर्म भी बोले तब भी ऊष्मा की माप हो गई, कम गर्म हुआ तब भी ऊष्मा की माप हो गई। तो इसको हम बोलेंगे उष्णता की कोटि की माप, गर्माहट की कोटि की माप। यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो ठंडी हमें क्या होगा, हमारे हाथ हम छुएंगे यदि गिलास को और गिलास ठंडा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे हाथ से ऊष्मा गिलास में जाएगी तभी ठंडा लगे। और यदि हम गिलास को छूते और गिलास गर्म महसूस हो रहा है
तो इसका मतलब है कि ऊष्मा गिलास से मेरे हाथ में आ रही है। तो जितना अमाउंट हीट का ट्रांसमिट